नमस्कार साथियों, मैं हूं सिम सक्सेना। फाइनली हमारा देश विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल चल रहा है, इंडिया ओवरटेक जापान टू बिकम द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। नीति आयोग के सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम जी, जिन्होंने अनाउंस किया है 24 मई को कि इंडिया अपना प्यारा देश भारत यूएस, चाइना और जर्मनी के बाद चौथे नंबर का विश्व की चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा प्यारा देश भारत बन चुका है। इसमें 4.187 ट्रिलियन डॉलर के साथ हमारा प्यारा देश भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। ये इस समय का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लगभग 1 से 2 सालों से इंतजार कर रहे थे। अब इसके फर्स्ट नंबर पे आता है यूएस, आता है सेकंड नंबर पे आता है चाइना और थर्ड नंबर पे आता है जर्मनी और फोर्थ नंबर पे हमारा देश प्यारा देश भारत इंडिया आ गया है। अब क्या क्या समस्याएं रही, ये मुकाम हमारा प्यारा देश भारत ने कैसे हासिल किया, इसको आगे समझेंगे। ये कुछ सुर्खियां जिसको आप देख सकते हैं। मिंट्स ने भी छापा है, द इकोनॉमिक टाइम्स ने भी छापा है, इंडिया और ये एनडीटीवी ने भी लिखा है, आर्टिकल अपना लिखा हुआ है, इसका GQ इंडिया ने भी लिखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी लिखा है। देखते हैं आगे। अब हमारी आगे की राह क्या होने वाली है, हमारा प्यारा देश भारत आगे क्या मुकाम हासिल करेगा, इसको समझेंगे। BVR सुब्रमण्यम जी ने आगे बताया कि 2.5 से 3 सालों के बाद यानी लगभग 2028 में हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। अभी क्या है, यूएस, चाइना एंड जर्मनी के बाद तो फोर्थ नंबर पे आए हैं। 2.5 से 3 सालों में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, BVR सुब्रमण्यम जी ने कहा है। आगे की सुर्खियां क्या है देखते हैं। इंडियन इकोनॉमी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना, भारत जापान को पीछे छोड़ा। भारत ने किसको पीछे छोड़ा है? जापान देश को छोड़कर आगे बढ़ा है। अब जापान को छोड़ा है तो जापान की इकोनॉमी कितनी होगी? तो जापान की इकोनॉमी है 4.186 ट्रिलियन डॉलर, 1.48, और भारत की कितनी है? 4.187। तो कितना है? माइनर 0.001 का माइनर इतना ही डिफरेंस है। अभी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और ज़्यादा अभी खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह है हमारा प्रति व्यक्ति आय तो अभी हमारे लोगों की कम है। कितनी है? लगभग 2800 के आसपास है, 2800 या 2888 के आसपास है प्रति व्यक्ति आय, जबकि जापान की 33,000 डॉलर के आसपास है और हमारी 2800 डॉलर के आसपास इकोनॉमी है। क्योंकि हमारा देश भारत लगभग 145 करोड़ की आबादी रखता है, जबकि वहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम है और कम एरिया में निवास करता है। हमारा प्यारा देश भारत फोर्थ नंबर की इकोनॉमी कैसे बना, इसको आगे हम लोग समझेंगे। ये लिस्ट है इकोनॉमी, वर्ल्ड वाइज इकोनॉमी लिस्ट है, इसमें हम समझेंगे। यूनाइटेड स्टेट की कितनी इकोनॉमी? यूनाइटेड स्टेट हमारा अमेरिका की है 30 ट्रिलियन डॉलर, जबकि चाइना है यहाँ पर 19 ट्रिलियन डॉलर के और जर्मनी है 4.744 के साथ, और हमारा प्यारा देश भारत है 4.187 यानी 4187 बिलियन डॉलर, या जितना ये आंकड़ा लिखा है उसमें हम 10 लाख का डिवाइड करें तो निकल आएगा 4.187, जबकि जापान का है 4.186। जापान का है 4.186, इसमें 10 लाख का डिवाइड दें। अब देखते हैं अदर देशों की कितने। यूनाइटेड किंगडम की हो गया 3.8, फ्रांस की हो गया 3.2, जबकि इटली की हो गया 2.4। जबकि हमारा पड़ोसी देश जापान, पड़ोसी देश पाकिस्तान, उसकी इकोनॉमी भी देख लेते हैं कितनी है, कितने नंबर पर पड़ा हुआ है। देखो इसकी तो ये तो पड़ा हुआ है, इसमें भी इस लिस्ट में भी नहीं निकला है, 14-15 इस लिस्ट में भी नहीं है, ये पड़ा है 44 नंबर पे। ये है, इसका आंकड़ा भी नहीं है, इसने अपना आंकड़ा भी जारी नहीं किया है, इसका डेटा भी नहीं आया हुआ है। अब कंपेरिजन कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं इंडिया एंड जापान के मध्य, तुलना कर लेते हैं कि इंडिया ने जापान को कैसे पछाड़ा है। इंडिया हमारा प्यारा देश भारत जो है साउथ एशिया में पड़ता है, जबकि जापान पड़ता है ईस्ट एशिया में। हमारे भारत की क्षेत्रफल है 32,87,263 या 259 वर्ग किलोमीटर, 263 है ऑफिशियल, जबकि इनका है क्षेत्रफल 3,77,000 या 975 किलोमीटर। 3 लाख का हमारा है 32 लाख। हमारे देश में बोली जाती है हिंदी, इंग्लिश भाषा बोली जाती है, जबकि वहाँ जापानीज बोली जाती है। हमारे देश की राजधानी है न्यू दिल्ली, उनकी, जबकि जापान की राजधानी है टोक्यो। हमारे देश में फेडरल सिस्टम है और उनका वहाँ मोनार्की सिस्टम है जापान का। अब देखते हैं प्रति व्यक्ति आय और जीवन हम लोग कितना फ्रेंडली जीते हैं। प्रति व्यक्ति आय के अनुसार देखा जाए तो अपनी है वहाँ की है
$33,000 के आसपास है और हमारी है 2828। जबकि वहाँ के जो जापान में है 81 वर्ष यानी 81 ईयर प्रति हर एक व्यक्ति जीवन अपना 81 ईयर तक जीता है, यानी 81 ईयर तक वो जीवित रहता है। जबकि हमारे यहाँ 71, महिलाएं 74 और 87 ईयर तक महिलाएं जापान में जीवित रहती हैं। जबकि हमारा ये आंकड़ा IMF का है, यहाँ से हमने ये IMF से लिया है। उसके साथ साथ उसमें तो सही दिखाया गया है 71, पर हमारे यहाँ तो लगभग ये 60 वर्ष के आसपास आई, क्योंकि 60 ईयर में रिटायर हो जाते हैं हमारे यहाँ हर अधिकारी, यहाँ तक कि जज तक रिटायर हो जाते हैं। दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में भारत पहुंच चुका है। ये है BVR सुब्रमण्यम जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक हुई, जिसमें नीति आयोग के CEO सुब्रमण्यम जी ने इकोनॉमी के चौथे नंबर पर पहुंचने की जानकारी दी। अब सवाल उठता है कि हमारा प्यारा देश भारत विश्व की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था कैसे बना। पहला सवाल होता है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान कैसे हासिल किया। तो IMF ने बताया है कि 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था $4.187 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जबकि जापान की अनुमानित अर्थव्यवस्था $4.186 ट्रिलियन है। भारत ने यह उपलब्धि मजबूती घरेलू उत्पाद जो हम लोग अपने भारत देश में जितना मैन्युफैक्चर करते हैं उसके अनुसार अनुकूल जनसंख्या रुझानों, जितने हमारे यहाँ जनसंख्या 145 करोड़ के आसपास है, नीतिगत सुधारों हम लोगों ने अपने देश में पॉलिसीज में सुधार किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था जिसमें 6 से 7% के एनुअल ग्रोथ रेट पे, इससे कम नहीं आई। अभी पिछले एक साल पहले लगभग 9-10% के एनुअल के आसपास ग्रोथ रेट हुई, जबकि जापान की अर्थव्यवस्था माइनस में चल रही है, कहीं कहीं जीरो में चल रही है, और वहाँ पॉलिसी चेंज के कारण काफी नुकसान भी हुआ है। अब सवाल उठता है कि भारत की इस उपलब्धि का ग्लोबल सिनेरियो पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना ग्लोबल लेवल पर कई प्रभाव डालेगा। वैश्विक प्रभाव में बढ़ोतरी कैसे होगी भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंच जैसे G20 और IMF में भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था जिन देशों की होती है, जैसे चाइना की अर्थव्यवस्था जो है 30 नंबर की है, तो चाइना जो है किसी भी बड़े मंच जैसे IMF का हो गया, UNSC का हो गया, तो भारत का जहां अपना भारत पक्ष रखता है वहां पर वो एग्जिट कर जाता है। जैसे यूएनएससी की सदस्यता भारत परमानेंट मेमोरी की लेना चाहता है, जब वहाँ फ्रांस अमेरिका जैसे देश, फ्रांस अमेरिका ब्रिटेन और रूस जैसे देश समर्थन कर देते हैं, जबकि चाइना पीछे हट जाता है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी सबसे बड़ी है, सेकंड नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जो $19 ट्रिलियन के आसपास इकोनॉमी रखता है। तो ऐसे जब भारत देश की इकोनॉमी सबसे बड़ी हो जाएगी, चौथी से हम तीसरे नंबर पहुंचेंगे और सबसे बड़ा लोकतंत्र भी हमारे देश भारत का है, तो हमारी बात सुनी जाएगी। क्योंकि जितना ज़्यादा देश पैसे वाला होता है, जितना ज़्यादा देश एक अपने आर्थिक रूप से खुद ही सक्षम होता है, तो उसकी विश्व स्तर पर भी बात मानी जाती है। इन्वेस्टमेंट हब पर बात करेंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे FDI होती कहते हैं, वो भी हमारा लगभग 698 के आसपास पहुंच गया है, और हमारा लगभग 710 के आसपास जो हाईएस्ट विदेशी मुद्रा इन्वेस्टमेंट जिसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो पहुंचा था। यदि देखा जा रहा है 6 माह के बाद इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल उठता है कि जापान की अर्थव्यवस्था क्यों पिछड़ रही है, क्या कारण है कि जापान की अर्थव्यवस्था पिछड़ी है। जापान की अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों के कारण पिछड़ रही है, जैसे लो ग्रोथ रेट, जैसे वहाँ पे ग्रोथ बहुत कमी हो रही है। IMF के अनुसार 2025 में जापान की GDP ग्रोथ रेट 0.3% हुई, कहीं रिपोर्ट में 0% भी दिखाया गया है, जबकि IMF की 0.3% दिखाया गया है। भारत की GDP की ग्रोथ रेट 6.5% है। अभी जो है भारत की लगभग जो हमारे इंडियन अर्थशास्त्री उन्होंने 6.6 भी दिखाया था, जबकि IMF 6.5 दिखा रहा है। जबकि जो हमारे अर्थशास्त्री हैं जो वहाँ से गणना करते हैं, तो हम लोगों को एग्जैक्ट पता रहता है कि कहाँ पर क्या समस्या आ रही है, तो उसको हम लोग सुधार कर लेते हैं। ग्लोबल ट्रेड टेंशन के बारे में जानेंगे। अमेरिका और अन्य देशों द्वारा लगाए गए टैरिफ और व्यापार नीति ने भी जापान को निर्यात अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है, क्योंकि जो अमेरिका जो है अपने स्थान पर किसी अन्य देश की जो वस्तुएं ला रहा है, हमारा उस पर टैरिफ लगा रहा है, इससे भी टैरिफ लगा रहा है, इससे भी जापान की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। आर्थिक स्थिरता की कमी भी आई है, जापान की मुद्रा भी कई स्तर पर नीचे गई है। जापान की अर्थव्यवस्था कई दशकों से स्थिरता के लिए संघर्ष कर रही है, जिसके कारण भारत जैसी तेजी से बढ़ते देशों से पिछड़ गया है, ये भी कारण है। नेक्स्ट कारण क्या बन सकता है, क्या भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देखते हैं जैसे IMF ने बताया 2028 यानी 2028 तक $4.9 ट्रिलियन की GDP हो सकती है भारत की।
जिसमें 2028 में जर्मनी की जीडीपी $4.9 ट्रिलियन की हो जाएगी, और 2028 में भारत जर्मनी को पीछे छोड़ जाएगा, जबकि 2027 में भारत की जीडीपी $5 ट्रिलियन यानी और 2028 तक $5.58 ट्रिलियन तक की हो सकती है, जबकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन यानी 30.57 ट्रिलियन और जबकि चाइना की अर्थव्यवस्था 19.2 ट्रिलियन, जबकि 2028 में जाते जाते ये भी अर्थव्यवस्थाएं, दोनों अर्थव्यवस्थाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होंगी। नेक्स्ट सवाल क्या उठता है वो देखेंगे। प्रेजेंट में भारत की इकोनॉमी जो है फोर्थ नंबर पे है। भारत की इकोनॉमी पिछले 10 सालों में 2015 से लेकर 2025 तक कितनी बढ़ी है वो देखेंगे। 2015 में भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर 2025 में ग्रोथ 105% की आई, 105% की ग्रोथ आई, जबकि अमेरिका की 66% की ग्रोथ हुई है, जबकि चाइना में 76% की ग्रोथ हुई है, और जापान की पिछले 10 सालों में 0% की ग्रोथ हुई है। इसी कारण जापान की अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है, और भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की सभी कंट्रियों से सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रही है। पिछले 10 सालों में दोगुनी हो गई है, जबकि हमारे 2 ट्रिलियन के आसपास पिछले 10 सालों भारत की अर्थव्यवस्था थी। अब हमारे भारत के नजरिए से देखेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी। भारत इस इकोनॉमी बूम का आम लोगों का क्या असर होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। फर्स्ट पॉइंट तो है तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से नए रोजगार सृजन होगी, बेहतर जीवन स्तर होगा, कंज्यूमर पावर बढ़ेगी। चुनौतियां भी आएंगी तो उसको हम कैसे सामना करेंगे। असमान डिस्ट्रीब्यूशन, महंगाई जैसी चुनौतियों को बनी रहेंगी, इनको हम अपने नीतियों से अच्छी नीतियां बनाकर पॉलिसीज बनाकर इसको हम कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट अब जाने की जीडीपी होता क्या है। इकोनॉमी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए जीडीपी का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी इकोनॉमी किस प्रकार की उसको ट्रैक करने के लिए जीडीपी का इस्तेमाल किया जाता है। देश के भीतर एक समय में बनाए एक तय समय में बनाए रखे सभी गुड्स जो होते हैं, हमारे उत्पाद होते हैं, जिसको हम बनाते हैं और विदेशों में जाकर बेचते हैं, उसकी खपत करते हैं, सर्विस की वैल्यू दिखाती है। इसे देश की सीमा के अंदर रहकर ही विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन करने हैं, उन्हें शामिल करती हैं। जीडीपी किस प्रकार की होती है। 2 तरह की जीडीपी होती है। पहले एक रियल जीडीपी होती है और एक नॉमिनल जीडीपी होती है। हम लोग बात कर रहे हैं रियल जीडीपी की, मतलब रियल जीडीपी के बारे में। फिलहाल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए 2011-12 के स्तर तक क्या था। 2012-13 के स्तर के अनुसार हमारी जीडीपी को हम तुलना करते हैं। ये क्वेश्चन आता रहता है, बहुत सारे एग्जाम आता है। हमारा बेस क्या है, 2011 और 12 के बेस के आधार पर जीडीपी की हम तुलना करते हैं। नेक्स्ट जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है। जीडीपी के फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूले का यूज किया जाता है, जैसे सी जीडीपी, आईजीडीपी और एनएक्सडीपी। सी का मतलब होता है प्राइवेट कंजप्शन, जिसे हम प्राइवेट के क्षेत्र में हम कोई चीज खरीदते हैं, बेचते हैं। प्राइवेट जी का मतलब वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट पॉलिसी आती है, जैसे एक्सप्रेसवे बनाना हो गया और किसी मेडिकल कॉलेज बनाना हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन डिपार्टमेंट के क्षेत्र में खर्चा करते हैं। हॉस्पिटल पे खर्चा करते हैं, खर्चा करते हैं। एजुकेशन हो गया, और एक्सप्रेसवे बनाते हैं, रोड बनाते हैं। गवर्नमेंट इकोनॉमीज आते हैं, और स्वास्थ्य पे, हेल्थ पे खर्चा करते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे एलआईसी के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और एनएक्स मतलब नेट एक्सपोर्ट में किसी अदर देश को एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें जीडीपी हमारी कैलकुलेट की जाती है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। जीडीपी बढ़ के लिए जिम्मेदार कौन होता है। जीडीपी कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है, कभी माइनस में चली जाती है। जैसे अभी जापान 0% से पिछले 10 सालों से बढ़ी हुई, जबकि पिछले 1 साल में 0.3% ही बढ़ी हुई है। ये कैसे कम ज्यादा इसको समझेंगे। जीडीपी को घटाने या बढ़ाने के लिए 4 इंपॉर्टेंट इंजन होते हैं। पहला हम स्वयं होते हैं, जितना हम सर्विस को यानी उत्पाद, जितनी वस्तुओं को बना पाएंगे, सर्विस को बना पाएंगे। हम हमारे देश के जो वासी होते हैं, उसके बाद अदर देश में जितना हम प्रोडक्शन करते हैं उसको जीडीपी में जोड़ा जाता है। आप जितना खर्चा करते हो, हमारी इकोनॉमी में कितना योगदान आप देते हो, उन सभी को जोड़कर जीडीपी बनाई जाती है। यदि हम कम उत्पादन करेंगे और खर्चा ज्यादा करेंगे किसी अन्य देश से, अगर हम अब जैसे किसी वस्तु जैसे आईफोन चाइना में बनते, चाइना से बनी हुई वस्तुओं के लाएं, और इम्पोर्टेड गाड़ियों किसी अन्य देश से इम्पोर्ट कराएं, अपने भारत की वस्तुओं को कम खरीदें, तो जीडीपी में नुकसान होता है। प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस की ग्रोथ कितनी हुई ये भी जोड़ा जाता है। जीडीपी में 32% योगदान देती है। तीसरा है सरकारी खर्चा। 32% का योगदान, जितने ऊपर में बताया प्राइवेट सेक्टर बिजनेस, ये सब 32% का योगदान बताया गया। इसका मतलब है गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हमने कितना उत्पादन करते हैं, सरकार करने में सरकार कितना खर्च कर रही है। यानी उत्पादन करना कोई प्रोड्यूस कहते हैं। इसका जीडीपी में योगदान 11% है, जिसका हम अपने घर में समझ लो, अपने देश में ही उत्पादन करते हैं। तो ऐसा हमने जीडीपी के बारे में समझ लिया है।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया जो बहुत सारे एग्जाम में आएगा कि भारत ने किस देश को पछाड़ कर चौथे नंबर की इकोनॉमी बना, वो हम लिखेंगे जापान। अब थर्ड नंबर पे कौन है? चाइना, जर्मनी है, और सेकंड नंबर पे है चाइना, और फर्स्ट नंबर पे यूएस के 30.5, चाइना की 19.5 के आसपास है, और जर्मनी की है 4 कुछ है, 4.78 के आसपास है, और इंडिया की है 4.187, जबकि जापान की है 4.18। ये अंतर पूछा जाएगा, 0.001% का अंतर। ज्यादातर हम लोगों को याद रखना है, जिससे आगे जो एग्जाम आएगा उसमें क्वेश्चन ये आ सकता है। अब लास्ट में है हमारा जो चैनल है न्यू एजुकेशन स्टूडेंट, आप इसको सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक शेयर करें, और जितने भी हमारी वीडियो में समस्या आ रही है उसको कमेंट करके आप बता सकते हैं किस तरीके हम सुधारें इसको। जय हिंद दोस्तों।